बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस बेटा ये वही पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो मैट्रिक में 10th क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो वही केसेस हैं, वही ऑलमोस्ट 4 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन फर्दर कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लेंथी हैं। लेंथी ज़रूर हैं लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी ज़रूर होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सबसे पहले देखें पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास यूनिट नंबर 5। आप ये बुक का पेज नंबर 178 और 179 जब देखेंगे ना तो ये सारी थ्योरी, सारी डेफिनेशंस उधर लिखी हुई हैं। तो उधर से आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और फिर रीड करने के बाद इसको याद भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? एक्सप्रेसिंग अ सिंगल रैशनल फंक्शन, यानी कि कोई भी सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है ना फंक्शन हमारे पास, उसको हम एज अ सम ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखने का ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? एक्सप्रेसिंग अ सिंगल रैशनल फंक्शन as a sum of two or more single rational functions are called partial fractions। ये हमारे पास partial fraction की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बाद इसी पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। इक्वेशन बेटा क्या होती है? पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है इक्वेशन, मसावात जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरह का ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इस तरह का ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वालिटी की साइन होल्ड कर रही हो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन के बाद इसकी टाइप्स हैं, काइंड्स दी हुई हैं बुक पे। 2 काइंड्स होती हैं इसकी, 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कंडीशनल इक्वेशन। अब ये कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन इन विच 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर अ पार्टिकुलर, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, यानी कि इस तरह की इक्वेशन जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वेरिएबल की वो होल्ड कर रही हो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? 2x इज इक्वल टू 3 इज ट्रू ओनली फॉर x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल की जगह पे x की जगह पे इसकी वैल्यू 3/2 पुट करेंगे ना तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आप पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह के बेटा जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास होती है कंडीशनल इक्वेशंस। ठीक हो गया? उसके बाद आप देखें दूसरी जो इसकी टाइप है वो है आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी पूछा होता है, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल मैंने x लिखा हुआ है तो x के लिए, यानी कि इस तरह की इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड कर रही हो, सेटिस्फाई इक्वेशन को कर रही हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है x+3 x+4 इज इक्वल टू x² + 7 x+12। आप यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, आपके पास हमेशा दोनों साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास इक्वेशन की, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। उसके बाद आगे देखें हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा होगा ना मैट्रिक में, रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको आप उर्दू में नातक अदाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें p/q इज द रैशनल नंबर। ऑन द अदर हैंड, हमें पता है p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड p(x/q)(x), यानी कि इसी p/q को अगर हम किसी वेरिएबल के साथ मिला दें, यानी कि ये किसी वेरिएबल के फंक्शन हो जाए, ये 2 पॉलिनोमियल्स हो जाए, तो p(x/q)(x), इस फॉर्म को हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या होती है बेटा? रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन के भी आगे कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, पहले भी आपने पढ़ी हुई है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर में बेटा देखें इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना p(x/q)(x),
अगर p ऑफ x, ये बटे की जो ऊपर वाली बेटा टर्म होती है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो बटे के नीचे वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर p ऑफ x यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो, दोबारा फिर दोहरा लें, अ रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x विल बी प्रॉपर इफ द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन द डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी कि ऊपर वाली टर्म की डिग्री हमेशा नीचे वाली टर्म की डिग्री से क्या हो, कम हो। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारे पास होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि अगर p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री के इक्वल आ जाए या उससे ग्रेटर आ जाए, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है उसकी डिग्री नीचे वाली टर्म की डिग्री से ज्यादा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, तो इस तरह की जो बेटा फ्रैक्शंस होंगी वो क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, बुक से भी आप याद कर सकते हैं, इधर से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पेज नंबर 178 और 79 पे जो डेफिनेशन थी वो मैंने लिख दी हैं, आप इधर से भी याद कर सकते हैं, उधर से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो पहला केस है पार्शियल फ्रैक्शंस का। पहला केस क्या है हमारे पास, रिजोल्व p of x over q of x into partial fractions when q of x has only non repeated linear factors। अब इस बात का मतलब क्या है कि इस तरह की फ्रैक्शंस जिसमें आपके पास बटे के नीचे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। नॉन रिपीटेड से मुराद होती है वो एक जैसे ना हो, रिपीट ना हो रहे हो। तो इस तरह का केस जब आपके पास आ जाए तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने किस तरह से करनी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, हमारे पास है हमारी पहली एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 पहला केस है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया पहला केस क्या है कि आपके पास जो फ्रैक्शन होगी उसमें बटे के नीचे लीनियर फैक्टर्स दिए होंगे और नॉन रिपीटेड। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने तो आपको बताया कि लीनियर होंगे, लेकिन यहाँ पे देखने में ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस कर दे और एक दफा क्या करते हैं प्लस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले तो हम वो फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये किसके इक्वल है, एक दफा माइनस कर दिया, एक दफा प्लस कर दिया। अब जब भी आपके पास बटे के नीचे ये देखें लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, जब भी आपके पास बटे के नीचे लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ जाए तो आपने इसको कैसे लेट करना है, कैसे सपोज करना है, कैसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, सम की फॉर्म में। तो पहला जो फैक्टर होगा उसको बेटा आपने ए के बटे में लिखना है, दूसरा जो फैक्टर होगा उसको बी के बटे में लिखना है। तो ये हमारे पास पहला फैक्टर ए के बटे में आ गया, प्लस दूसरा फैक्टर क्या आ गया, बी के। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने लेट किया है, यहाँ पे जो अननोन है वो ए और बी है, यानी कि अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और देन हमने क्या करना है, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, जब आपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लिया, इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लें, या अगर वैसे शॉर्टकट तरीका आप देखें, एक आधा स्टेप स्किप करना हो तो याद रखें, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो इधर से आपने क्या करना है, ये नीचे वाली टर्म खत्म कर देनी। क्या करना है, नीचे वाली टर्म खत्म कर देनी है और इधर ए के साथ आपने बी वाली मिला देनी टर्म और बी के साथ क्या करना है, आपने ए वाली मिला देनी। तो देखो वही चीज बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर ले एलसीएम से या वैसे लिख लें, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आपको पता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, इधर ए के साथ ये वाली टर्म और बी के साथ ये वाली टर्म आ गई। इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब याद रखें, जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स हों तो क्या करते हैं, जीरो मेथड अप्लाई करते हैं। जीरो मेथड क्या होता है कि जो लीनियर फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं उसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए और बी की कोई ना कोई जो वैल्यूज निकल रही होंगी वो आ जाएंगी। तो अब देखिए सबसे पहले हमने जो पहला फैक्टर था हमारे पास x माइनस 1, तो x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखना है, x की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट इन इक्वेशन 2। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 1, ऑलरेडी 1 था, इधर x की जगह पे 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, 0 इंटू समथिंग आपको पता क्या आ जाएगा, 0, इधर क्या बन जाएगा 2, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक ही हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ से। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, x प्लस
1। तो x प्लस 1 को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अब -1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखें पहले हमारे पास a की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो -1 को जब हम पुट करेंगे इधर, -1 प्लस 1, ये देखें लिखा हुआ है -1 प्लस 1, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0, 0 इंटू समथिंग 0, और ये -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो b इंटू -2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड, तो साथ माइनस भी था तो क्या आ गया, -1/2। अब देखें a भी आ गया और b भी। तो a और b की वैल्यूज हमने क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने फ्रैक्शंस बनाई हुई थी ना सम के फॉर्म में, उसमें आपने a और b की वैल्यूज क्या करनी है, पुट कर दी। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज क्या की हैं, पुट कर दी हैं। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस होगी, इसकी बन गई है। आगे देखें, ये बटेगा बटे, आपको पता है नीचे के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बटेगा बटे, नीचे के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये माइनस थी और ये क्या थी, प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। इसी तरह से देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। अब पहले आप देखें कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। याद रखें, हम जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस की रेजोल्यूशन करते हैं, रिजोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो हमें देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर है या नहीं। अगर तो इम्प्रॉपर हो तो बाय डिवीजन मेथड पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने के बाद हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये इम्प्रॉपर थी। कैसे इम्प्रॉपर थी, ऊपर भी x की पावर 2 है, नीचे भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो x की पावर कितनी बन रही है, 2। आपने फार्मूला पढ़ा ही हुआ है, x प्लस 1 और x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x² माइनस 1 के। तो ऊपर भी पावर 2, नीचे भी पावर 2। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर पावर कम बनानी है x की। तो कैसे करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। तो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म को इस तरह से अंदर रखेंगे, नीचे वाली टर्म को बाहर। और हमने अब करना क्या है, ये ऊपर जो x² है इसको हमने खत्म करना है, पावर कम करनी है। तो देखेंगे ये किस पे जा रहा है, तो 1 पे जा रहा है। 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो x² बन रहा है। तो बाय डिवीजन मेथड आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, x² माइनस 1। आपको पता है जब आप इस तरह से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली साइन क्या हो जाती है, चेंज। प्लस थी माइनस होगी, माइनस थी प्लस होगी। तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब हमें पता है ये जो टर्म होती है ये बेटा होती है क्वोशंट। ये क्या होती है, क्वोशंट। और ये आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। और ये क्या होता है, डिवाइजर। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो अब हम देखें इस फ्रैक्शन को या इस फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर गौर से देखें ना तो ये हमारे पास प्रॉपर बन चुकी है। ऊपर पावर x की कम है, नीचे पावर क्या है, ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म को नहीं लेंगे, जस्ट इसको सपोज करेंगे, इस टर्म को। इसको अपने सपोज कर लेना, ये पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया, 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। पहला फैक्टर a के बटे में और दूसरा फैक्टर b के बटे में लिखेंगे। इसको अब हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास ये बन रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाना 2। इधर a के साथ b वाली ये वाली टर्म आ जानी है और b के साथ ये वाली टर्म। जब आप एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम एज इट बन गया। तो अब आपने करना क्या है, वही पहला फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, फिर दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे। ये एज इट है पहले क्वेश्चन की तरह, ये आपने खुद करना है। अब जो हमारे पास इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन है, ये सिंपली इस तरह के, पहले क्वेश्चन की तरह, दूसरे क्वेश्चन की तरह। हाँ याद रखें, अगर आपके पास बटे के नीचे 3 फैक्टर्स आ जाएं तो आपने जैसे पहले फैक्टर को a के बटे में लिखा है, दूसरे को b के बटे में, तीसरे को किसके बटे में लिखेंगे, c के बटे में। तो c के बटे में लिख लेना है, फिर 3 वैल्यूज आप फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। यहाँ पे पहले 6 क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा घर बैठ के ट्राई करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि बटे के नीचे आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक है उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, जैसे आपने मैट्रिक में पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इधर भी चैप्टर नंबर 4 में फैक्टराइजेशन। तो उसकी पहले फैक्टराइजेशन आप करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले 6 क्वेश्चंस आपने बेटा ट्राई करनी है।